हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टिंडल इफेक्ट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ब्राउनियन मूवमेंट, दिस इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। So the optical property of the colloidal solution या colloidal particles is Tyndall effect. So what is the Tyndall effect? Tyndall effect क्या है? When light beam is passed through colloidal solution, the path of the light beam is illuminated. This phenomena is called as the Tyndall effect. कोई भी लाइट बीम जब कोलाइडल सॉल्यूशन में से होकर के पास करते हैं और हम इसको देखते हैं तो इसका जो पाथ है इल्यूमिनेटेड हो जाता है, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इधर से देखेंगे तो इल्यूमिनेटेड दिखेगा और इधर से देखेंगे तो वो स्लाइटली ओपेक दिखेगा या ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा। तो इस फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द पाथ ऑफ द लाइट बीम बिकम विजिबल। जब उसकी इल्यूमिनेशन हो जाता है, ये लाइट बीम का पाथ ये वाला, ये यहाँ से इसी डायरेक्शन से देखेंगे तो विजिबल दिखाई देता है और राइट एंगल से देखेंगे तो स्लाइटली ट्रांसलूसेंट दिखाई देता है। तो द इल्यूमिनेशन ऑफ द पाथ इज टिंडल इफेक्ट एंड ये जो ब्राइट कोन ऑफ लाइट बनता है इसको हम टिंडल कोन कहते हैं। ये ध्यान दीजिए बस थोड़ा सा, बाकी तो आपने 9th में पढ़ ही रखा है। So the bright cone of light is called as the Tyndall effect, and the reason क्या है Tyndall effect का? It happens due to scattering of light by the colloidal particles. Colloidal particles अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को चारों डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं, इसलिए क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है and they cannot scatter the light falling on them. The next property, one more important, ये आपका नया है, ये 9th में आपने नहीं पढ़ा है। कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन होंगी? तो 2 कंडीशंस हैं। अगर ये 2 कंडीशन पूरी फुलफिल होती हैं तो ही कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो ये क्या कंडीशंस हैं? द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। यानी जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ से जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर कम नहीं होना चाहिए। लाइट की वेवलेंथ से कोलाइडल पार्टिकल्स का ये अगर डायमीटर कम होगा तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। दूसरा है द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। यानी डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस में डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। यानी ये 2 प्रॉपर्टी या ये 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो ये बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, बाकी ये सब तो आपने 9th में पढ़ रखा हुआ है। द नेक्स्ट वन इज द ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? यहाँ देखिए डायग्राम में कि zigzag मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है वो, तो कोलाइडल पार्टिकल्स के इस zigzag मोशन को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द ब्राउनियन मूवमेंट। कंटिन्यूअस zigzag मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज द ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलॉइड। ये ध्यान देने की बात है। एसर्शन रीजनिंग में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसके नेचर से इंडिपेंडेंट होता है, बट डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन बनाने के लिए, HOT हॉट टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। तो ब्राउनियन मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। और एक दूसरी बात क्या है यहाँ पे देखिए, smaller the size and lesser the viscosity of the particles of the colloid, faster will be the movement of particles। यानी जितना पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा और विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना ही पार्टिकल्स में मूवमेंट फास्टर होगा। फिर देन है रीजन क्या है ब्राउनियन मूवमेंट का? तो रीजन ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट इज द अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स की अनबैलेंस्ड टकराने से, अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट मतलब क्या हुआ? अनबैलेंस्ड टकराने से ये ब्राउनियन मूवमेंट होता है।
ठीक। देन इफेक्ट क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट का, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई। तो ब्राउनियन मूवमेंट हैज ए स्टायरिंग इफेक्ट। स्टायरिंग इफेक्ट मतलब ऐसे चलाने वाला इफेक्ट देता है, विच डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू सेटल डाउन, जिससे कि पार्टिकल को सेटल डाउन नहीं होने देता है, एंड दस रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। यानी ब्राउनियन मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टू मेकिंग द कोलाइड स्टेबल। कोलाइड को स्टेबल होने के लिए, स्टेबल तभी होंगे जब उनका वो सेटल डाउन नहीं होंगे। और सेटल डाउन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन करते रहते हैं। क्यों जिगजैग मोशन करते रहते हैं? क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल इनको कंटिन्यूअसली कोलाइड करते रहते हैं। बम्बार्डमेंट मतलब क्या हुआ? कोलिजन करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली कोलिजन करते रहते हैं। तो अनबैलेंस्ड कोलिजन के कारण ये क्या होता है, यहाँ से वहाँ चक्कर काटते रहते हैं, तो सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। सेटल डाउन नहीं हो पाते, इसीलिए इनके कारण यानी ब्राउनियन मूवमेंट के कारण कोलाइडल पार्टिकल्स आर स्टेबल। ठीक बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोर्सेस यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें यानी पोटेंशियल अप्लाई करें किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं they begins to move towards oppositely charged electrode. This property is called as electroforces. During electroforces, the colloidal particles begin to move and reach to the oppositely charged electrode, and there they get discharged. वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं एंड डिपॉजिट हो जाते हैं। they get discharged and deposit there, डिपॉजिट हो जाते हैं मतलब कोएगुलेट हो जाते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर ये कोएगुलेट हो जाते हैं। ठीक है। So what is the electroforces? The movement of colloidal particles under an applied electrode potential is called as electroforces. Here particles get discharged and precipitated. यहाँ पे पार्टिकल डिस्चार्ज हो जाते हैं यानी उनका चार्ज खत्म हो जाता है और प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। Then positively charged particles move towards the cathode and negatively charged particles move towards anode. ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कैटायन गोज टू कैथोड एंड एनायन गोज टू एनोड। ठीक है। तो कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो आपको ये चीज याद नहीं करनी है, बस एक बार कहानी की तरह पढ़ लेना है। Then electro-osmosis क्या है? When electroforces, that is movement of particles, prevented by some suitable means, it is observed that the dispersion medium begins to move in an electric field. This phenomena is termed electro-osmosis. ठीक है। क्या? जब इलेक्ट्रोफोर्सेस को किसी भी मीन्स से अगर हम रोक देते हैं तो क्या होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रो-ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये 1 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफोर्सेस अपने आप में A+ ग्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोर्सेस एंड कोएगुलेशन। और कोएगुलेशन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। और रीजनिंग असर्शन में भी यूज हो सकता है, 1 मार्क्स में भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोएगुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कोलाइडल पार्टिकल्स का सेटलिंग डाउन होना यानी प्रेसिपिटेशन होना इज कॉल्ड एज द कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन से रिलेटेड एक हार्डी-शुल्ज लॉ है, यानी ये हार्डी-शुल्ज लॉ ये बताता है कि अगर हम कोलाइडल पार्टिकल का प्रेसिपिटेशन करेंगे तो प्रेसिपिटेशन करने के लिए हमें अब उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोलाइट की क्या विशेषता होनी चाहिए, यानी प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कैसे होना चाहिए, यानी कोएगुलेशन कैसे होना चाहिए, उसके लिए अपोजिटली चार्ज आयन कॉज इफेक्टिव कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। ठीक है। अपोजिटली चार्ज आयन जो होते हैं वो कोलाइडल सॉल्ट का इफेक्टिव कोएगुलेशन करते हैं। यहाँ देखिए कोएगुलेशन के बाद ऑफ लिख लीजिए। तो अपोजिटली चार्ज आयन कॉज इफेक्टिव कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट एंड द कोएगुलेशन पावर। दूसरा पॉइंट क्या है हार्डी-शुल्ज लॉ का?
the coagulation power of iron is directly proportional to the fourth power of flocculating, fourth power of valency, है ना, fourth power of valency of coagulating और flocculating आयन। फ्लक्युलेटिंग आयन का मतलब यह हुआ कि जिस आयन से आप प्रेसिपिटेशन करना चाहते हैं कोलाइडल सॉल्ट का, उसको यानी जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट जब आप मिलाते हैं तो अपोजिटली चार्ज आयन कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट आउट करता है। तो वो आयन जो कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट आउट करता है उसको हम फ्लक्युलेटिंग आयन बोलते हैं या कोएगुलेटिंग आयन बोलते हैं। ठीक है, तो हार्डी-शुल्ज़ लॉ क्या कहता है? हार्डी-शुल्ज़ लॉ कहता है कि अपोजिटली चार्ज आयन कॉज इफेक्टिव कोएगुलेशन, यानी कोलाइडल सॉल्ट के इफेक्टिव कोएगुलेशन अपोजिटली चार्ज आयन के कारण ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात क्या है? द कोएगुलेशन पावर ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग या फ्लक्युलेटिंग आयन, यानी जो जिस आयन के कारण कोएगुलेशन हो रहा है उसकी वैलेंसी के फोर्थ पावर पर डिपेंड करता है कोएगुलेशन पावर ऑफ आयन। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयन की वैलेंसी के फोर्थ पावर के। ठीक, तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आप हार्डी-शुल्ज़ लॉ में क्या बदलाव करना चाहते हैं, तो यही जो सेकंड पॉइंट में है कि वैलेंसी के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वैलेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी उसी का तो फोर्थ पावर ज़्यादा होगा, जिसकी वैलेंसी कम होगी उसका फोर्थ पावर कम होगा। तो हम ये ना कह के अगर हम बदलाव करना चाहें तो इतना टिपिकल रखने के बजाय कि फोर्थ पावर ऑफ वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि कोएगुलेशन पावर ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वैलेंसी। तब भी हम सही जवाब दे सकते हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट यू वांट टू चेंज इन हार्डी-शुल्ज़ लॉ। ठीक है, तो इन जनरल क्या हो गया? इन जनरल हो गया ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लक्युलेटिंग आयन एडेड ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, यानी जिस फ्लक्युलेटिंग आयन की वैलेंसी ज़्यादा होगी उसकी पावर प्रेसिपिटेशन की भी ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ in the coagulation of a positive salt, in case of a positive salt the floculating power is इस क्रम में होती है Fe6 4-, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। इस पर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। ठीक है, फेरोसाइनाइड आयन ग्रेटर देन फॉस्फेट आयन ग्रेटर देन SO4 2- आयन ग्रेटर देन Cl- आयन। यानी देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ये वाला साल इफेक्टिवली किससे कोएगुलेट होगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन में दे देंगे K4Fe6, यहाँ पे कुछ दे दिया अमोनियम फॉस्फेट, यहाँ पे दे दिया कुछ भी सल्फेट दे दिया, जिंक सल्फेट दे दिया, यहाँ पे दे दिया क्या जिंक क्लोराइड दे दिया। तो सॉल्ट अगर कैसा है पॉजिटिवली चार्ज है तो आप क्या देखेंगे नेगेटिव आयन की वैलेंसी उसमें ढूंढेंगे कि कौन सा नेगेटिव आयन है जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है, वही इफेक्टिवली कोएगुलेट करेगा। क्योंकि यहाँ आपने पढ़ा ना हार्डी-शुल्ज़ लॉ में वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वैलेंसी के फोर्थ पावर के कहो या वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोएगुलेटिंग पावर। तो जिस आयन की, अब ये ध्यान रखना, और दूसरा पहला नियम में क्या पढ़ा है कि अपोजिटली चार्ज आयन इफेक्टिवली कोएगुलेट करता है। तो अगर सॉल्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इफेक्टिवली कोएगुलेट कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज वाला करेगा। तो जो भी आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा आयन, आपको इसका साल्ट दिया जाएगा, कुछ भी साल्ट दिया जाएगा, अमोनियम फॉस्फेट दे दिया, अमोनियम सल्फेट दे दिया, अमोनियम क्लोराइड दे दिया और अमोनियम ये दे दिया, और इनमें से पूछा गया कि आपसे कौन सा साल्ट करेगा इफेक्टिवली कोएगुलेट। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो नेगेटिव आयन वाला ही उसको इफेक्टिवली कोएगुलेट करेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है सॉल्ट हमें पता नहीं चल पाता है, हमें याद नहीं रहता है। उसके लिए
सबसे बेहतर तरीका ये है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सेम कैटायन के देते हैं। तो दिमाग लगा लो, आपका आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा हुआ मिलेगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम कैटायन का है तो आप तो देख लो कि कैटायन की तो वैलेंसी सेम है सब में, तो कैटायन को तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसका मतलब सेम कैटायन दे रहे हैं क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैटायन है उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो कैटायन है उससे कोएगुलेशन नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा जो सॉल है वो कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उसको इससे अटैच्ड नेगेटिव आयन की बैलेंसी का ही असर पड़ेगा। क्योंकि कैटायन की बैलेंसी सेम है, इसका मतलब जो सॉल आपको दिया गया है वो नेगेटिवली चार्ज सॉल है, तो सॉरी वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल है, क्योंकि वहाँ पे कैटायन सेम है। कैटायन सेम है क्योंकि उनका असर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल है। और उससे अटैच जो एनायन उनकी बैलेंसी डिफरेंट होती जा रही है। इसका मतलब उनमें से छांटिए, आप एनायन में से छांटिए कि कौन सा एनायन इफेक्टिवली कोएगुलेट करेगा। और अगर आपको नहीं भी पता है कि आपके सॉल पे कैसा चार्ज है तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आयन की ही बैलेंसी चेंज हो रही थी। ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव सॉल, अगर सॉल नेगेटिव होगा तब हम उसको कैसे, कौन से आयन इफेक्टिवली प्रेसिपिटेट कर पाएंगे, यानी कोएगुलेटिंग पावर किस ऑर्डर में होगी। तो इन केस ऑफ ए नेगेटिव सॉल्ट, नेगेटिव सॉल्ट के केस में क्या होगा, कैटायन की बैलेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो, यानी Al3 प्लस ग्रेटर देन Ca2 प्लस ग्रेटर देन Na प्लस, यानी 3 बैलेंसी वाला कैटायन, 2 बैलेंसी वाला कैटायन और सबसे कम सर्कुलेटिंग पावर होगी 1 बैलेंसी वाले कैटायन की। इसमें भी आंसर ऐसे छुपा होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया जाएगा कि इस सॉल को इफेक्टिवली कौन कोएगुलेट करेगा, और क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यहाँ दे दिया AlCl3 और यहाँ दे दिया CaCl2 और यहाँ दे दिया NaCl। तो अब ये आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपको नहीं पता कि आपके सॉल पे कौन सा चार्ज है, आप ध्यान से देखेंगे तो एनायन का चार्ज बदल नहीं रहा होगा, AlCl3 CaCl2 और NaCl, एनायन का तो चार्ज नहीं बदल रहा। इसका मतलब आपका सॉल भी नेगेटिवली चार्ज ही है। कि आप कैटायन का चार्ज बदल रहा है, मतलब सॉल की कोएगुलेशन को कौन इफेक्ट करेगा, कैटायन इफेक्ट करेगा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसी में से आंसर छांट लेंगे फटाफट। जिसकी बैलेंसी ज़्यादा होगी वो, यानी ज़्यादा बैलेंसी वाला कैटायन छांटा, यानी इफेक्टिवली कोएगुलेट कौन करेगा, AlCl3 को टिक करेंगे। Al3 प्लस नहीं लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया AlCl3 CaCl2 NaCl तो आप किसका जवाब देंगे, आपके जवाब में होगा AlCl3 विल इफेक्टिवली कोएगुलेट। बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, हम कैसे कोलॉइडल पार्टिकल्स को, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करेंगे। तो नंबर 1 मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम कोएगुलेट कर सकते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन को बॉईल करें तब भी कोएगुलेट कर सकते हैं बाय बॉइलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। देन बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, परसिस्टेंट डायलिसिस से भी कर सकते हैं। देन by mixing two oppositely charged colloidal particles, दो oppositely charged colloidal particles को मिक्स करके भी कर सकते हैं। ये तीनों तो ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके कोर्स में, अभी पहले डायलिसिस था, अभी डायलिसिस नहीं है, इसीलिए ये बाकी का पोर्शन है इसका जो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। A+ ग्रेड का यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। इसको भी देखिए, ये 4th एंड 5th पॉइंट, ये दोनों पॉइंट A+ ग्रेड के हैं, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, 1 मार्क। हालांकि पता नहीं अभी है कोर्स में, नहीं है, डिलीटेड में नाम नहीं दिया गया है इसका, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक छोटा सा है 1 लाइन का, इसीलिए पढ़ा दिया। ठीक है, तो बाय मिक्सिंग ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज सॉल्ट, तो इसमें कोएगुलेशन कैसे होता है ये देखिए। व्हेन 2 अपोजिटली चार्ज सॉल्ट आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शंस, न्यूट्रलाइज देयर चार्ज एंड गेट्स पार्शियली और कम्प्लीटली प्रेसिपिटेटेड। जब हम 2 अपोजिटली चार्ज सॉल्ट को इक्वल प्रोपोर्शन में, अप्रोक्सीमेट इक्वल प्रोपोर्शंस में मिलाते हैं, तो वो या तो पूरे तरीके से या पार्शियली कोएगुलेट हो जाते हैं। और एग्जाम्पल है इसका, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल याद भी रखिए, क्योंकि यही 1 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो
आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए। यानी मिक्सिंग ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है पॉजिटिव सॉल्ट एंड आर्सेनियस सल्फाइड होता है नेगेटिव सॉल्ट। ब्रिंग देम इन प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, यानी यहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन वी मिक्स फेरिक ऑक्साइड एंड आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए एक और मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बहुत अच्छा टर्म है और इम्पोर्टेंट भी है, ये भी A+ ग्रेड का है। ये 1 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल कोएगुलेशन। यहाँ पे म्यूचुअल कोएगुलेशन हो रहा है, आयंस का एक दूसरे को कोएगुलेट कर रहे हैं। ऐसे जब 2 सॉल्ट को, यानी अपोजिटली चार्ज सॉल्ट को और अपोजिटली चार्ज सॉल्ट को हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट को मिला रहे हैं तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल कोएगुलेशन कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा, व्हाट इज म्यूचुअल कोएगुलेशन, या असर्शन में दे दिया म्यूचुअल कोएगुलेशन, और मतलब ये कि अपोजिटली चार्ज सॉल्ट को मिलाने से म्यूचुअल कोएगुलेशन होता है, और रीजनिंग में दे दिया ये वाली बात कि ये रीजन दे दिया ये, क्योंकि अपोजिटली चार्ज सॉल्ट को मिलाने पर ऐसा ऐसा होता है। असर्शन में दे दिया ये कि फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट को और इस सॉल्ट को मिलाएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, या ये ऑब्जर्व करते हैं, और फिर रीजन में ये दे दिया, या फिर इसको मिलाने से म्यूचुअल कोएगुलेशन होता है, और फिर ये असर्शन हो गया और ये रीजनिंग हो गई कि क्यों। बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का, तो ध्यान से इसको तैयार करिए। देन है बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से भी हम कोएगुलेट कर सकते हैं, ये भी देखिए ध्यान से। व्हेन एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में FeCl3 मिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे, या कुछ और ऐसे क्वेश्चन, तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यहाँ से भी व्हाट विल यू ऑब्जर्व बन रहा है, यहाँ से भी व्हाट विल यू ऑब्जर्व, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कोई ना कोई आता है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे गलत कर देते हैं, पूछा ये गया है आंसर ये लिखेंगे, या फिर खास तौर से किसमें अदला बदली करते हैं, इसलिए मैंने खास तौर से आपको पेप्टाइजेशन पढ़ाया है। क्वेश्चन के आंसर्स पूछा गया है पेप्टाइजेशन का लिखाएंगे, या पेप्टाइजेशन पूछा गया तो ये लिखाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है। When excess of an electrolyte is added to the colloidal solution, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। एक्सेस ऑफ कोलाइडल मिलाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और पेप्टाइजेशन क्या है देखिए, हाँ इसका रीजन क्या है, द कोलाइड रिएक्ट विद अपोजिटली चार्ज आयन। कोलाइड पे जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो अपने से अपोजिटली चार्ज वाले आयन से रिएक्ट कर लेगा और कोएगुलेट हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया रीजन। इसमें खास इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन दिस इज, यानी FeCl3 इज एडेड टू फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। अभी यहाँ देखिए पेप्टाइजेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्ट बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट। यानी पेप्टाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्ट में बदलने की प्रोसेस। कैसे होता है ये, डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करके एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी के साथ में इसको शेक करते हैं तो प्रेसिपिटेट कोलाइडल सॉल्ट में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बनता है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। बच्चे ये पूछा गया ये लिखेंगे, ये पूछा गया तो ये लिखेंगे, कुछ एक गलती करके आएंगे। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पूछा गया कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में FeCl3 मिलाएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्ट में यानी कोलाइडल सॉल्ट में FeCl3 मिलाया जा रहा है। कोलाइडल सॉल्ट में जब हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन करेगा, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन से रिएक्शन कर लेगा कोलाइडल सॉल्ट। यहाँ क्या है, अगर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछाएगा, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन FeCl3 इज मिक्स्ड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, या फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। अभी बच्चे ये वाली चीज दिमाग में रखी है कि FeCl3 मिलाएंगे तो कोएगुलेशन होगा, बट ये ध्यान नहीं देते हैं
कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व नहीं है। अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व में FeCl3 या कुछ और मिलाओगे, NaCl मिलाओगे, सपोज NaCl मिलाओगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 के सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व में अगर आपने मिलाया NaCl तो वहाँ पे क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व का प्रेसिपिटेट है, उसमें आप वही NaCl मिलाओगे और शेक करोगे तो क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्व बनेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे को बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने दोनों आपको साथ साथ पढ़ाए हैं। यहाँ पे आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही है आज के लिए। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं हमने आपको, आप अपनी बुक रीड करेंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, और उसमें से इन क्वेश्चंस को ढूंढेंगे और लिखेंगे। ये क्वेश्चन कोलाइडल में देखना आप, हमारे आसपास जो कोलाइड्स हो और उनका एप्लीकेशन क्या है, उस पोर्शन को खोल करके पढ़िए और इन क्वेश्चन के आंसर आप निकालिए बुक रीड करके। ठीक है।